हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम उत्कर्ष द्विवेदी सर के PSIR के पेपर 1B के आंसर्स देखेंगे। आप जानते हैं पेपर 1B इज द IGP पार्ट ऑफ द एंटायर PSIR सिलेबस, मतलब इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और ऑफ कोर्स इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस भी आते हैं। आप जानते हैं उत्कर्ष द्विवेदी सर वॉज द PSIR 2021 टॉपर। इनका स्कोर 314 मार्क्स रहा था 2021 में, विच इज ऑफ कोर्स अ ब्रिलियंट स्कोर। तो जो पहला क्वेश्चन है, इट इज अ 10 मार्कर, कंट्रीब्यूशन ऑफ चिपको मूवमेंट इन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल मूवमेंट। लेकिन इससे पहले कि हम इसके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करें, क्या स्ट्रक्चर, क्या फ्लो होना चाहिए आंसर का, ये देखें। अगर आपने अभी तक के जो तीनों पार्ट्स हैं, पेपर 1A, पेपर 2A और पेपर 2B, अगर आपने आंसर राइटिंग के कैसे फ्लो होना चाहिए आंसर, वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, इफ यू सो विश, आप देखना चाहते हैं एक बार कि हाउ टू फ्रेम द आंसर्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, हाउ टू एड्रेस देम, तो ये फोर्थ पार्ट है इस सीरीज का, यानी कि लास्ट पार्ट है। आप पिछले 3 पार्ट्स भी जाकर देख सकते हैं। आई वुड लिंक दोज वीडियोज इन द आई बटन। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन ऑफ चिपको मूवमेंट। तो पहला हमारे पास कीवर्ड है चिपको मूवमेंट इन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल मूवमेंट। तो देखिए, अगर अभी हम आंसर ना देखें क्या लिखा गया है, वो सब कुछ बिल्कुल ना सोचे, तो हमें इस क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि इंडिया की इन्वायरमेंटल मूवमेंट की एवोल्यूशन में, यानी कि इंडिया के इन्वायरमेंट मूवमेंट में बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत तरह की मूवमेंट्स हुई हैं, लेकिन उसमें से चिपको मूवमेंट स्टैंड आउट करता है, उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है। तो पहला जो चीज आपको एड्रेस करनी है वो ऑफ कोर्स इंडिया के इन्वायरमेंटल मूवमेंट पे लिखना है, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स आप चिपको मूवमेंट पे आएंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स क्या पर्पस था चिपको मूवमेंट का, क्या मेथड था, यानी कि चिपको वर्ड का मतलब क्या है, हगिंग द ट्रीज, राइट। तो ऑफ कोर्स वो लिखेंगे। कौन कौन से इसके साथ लोग जुड़े थे, ऑफ कोर्स सुंदरलाल बहुगुणा और बहुत सारे, चांदी प्रसाद भट्ट, ये सब कुछ लिखेंगे। क्या मेथड्स अपनाए गए थे वो भी लिखेंगे, राइट। कि हगिंग ऑफ ट्रीज तो हुआ ही था, लेकिन साथ साथ में पोइट्रीज लिखी गई थी एंड सॉन्ग्स लिखे गए थे एंड ऑल ऑफ दैट। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि उसकी कंटिन्यूइंग लेगेसी आज भी एग्जिस्ट करती है, राइट। जैसे आर्य फॉरेस्ट मूवमेंट और भी बहुत तरह की जो नॉन वायलेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स होती हैं। आप इको फेमिनिज्म का भी एक डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू वुड राइट अ वेरी गुड 10 मार्कर आंसर। ओके, जो आपको लगे, जो भी आपके दिमाग में आए, उस तरह से आंसर लिखते जाइए, ऑफ कोर्स। लेकिन मोर और लेस आपको भी, अभी तक तो हम 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, चौथी वीडियो है, तो आपको पता चल गया होगा कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि उत्कर्ष द्विवेदी सर ने आंसर कैसे लिखा है। तो इन्होंने कोट से शुरू किया है। RC गुहा का जो कोट है, अनक्वाइट वुड्स में डिसअपियर्ड फॉरेस्ट्स, polluted rivers and displaced tribals are what we have after 70 years of independence. Okay, very well। आप environmental movement पे बहुत खास इंडिया की environmental movement पे लिखने के लिए कुछ नहीं होगा, so good enough, आप इससे शुरू कर सकते हैं या किसी और कोड से भी शुरू कर सकते हैं। India's environment has seen many movements, but चिपको stands out among them, जैसे कि मैंने आपको कहा था। ओके, तो इनिशियली स्टार्ट कब हुआ था, राजस्थान में, इन 18th सेंचुरी, व्हेन पीपल लेड बाय अमृता देवी हग्ड ट्रीज फ्रॉम फेलिंग। आई थिंक हगिंग ट्रीज को बेसिकली यहाँ पे आप कोट अनकोट में लिख सकते थे। ओके, क्योंकि हमारे को यहाँ पे क्या मेथड है, क्या पर्पस है और क्या तरीकों से हमने बेसिकली नॉन वायलेंट तरह से, पार्टिसिपेटिव था, विमेन लेड था, है ना, ये सब कुछ हमें बिल्कुल लिखना चाहिए। हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। इन 1973, लेकिन आप जानते हैं जो एक आम आदमी को चिपको मूवमेंट का नाम सुनकर याद आता है वो 1973 का मूवमेंट है, तो वो ऑफ कोर्स हैज टू बी रिटन। 1973 में क्या हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी एंड चांदी प्रसाद भट्ट लेड चिपको मूवमेंट इन उत्तराखंड टू प्रिवेंट फेलिंग ऑफ ट्रीज ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आफ्टर द 1962 इंडो चाइना वॉर। ओके, तो यही बेसिकली हुआ था। इंदिरा गांधी सरकार पे काफी प्रेशर डाला गया था इस वजह से कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रोका जाए। कंट्रीब्यूशन, अब देखिए हमने क्या किया, सब कुछ बता दिया कि बेसिकली क्या क्या चिपको मूवमेंट के बारे में जो बेसिक हमें पता होना चाहिए। लेकिन अब कंट्रीब्यूशन, बात तो, क्वेश्चन तो कंट्रीब्यूशन पे पूछा गया है। देखिए, जो पूछा गया ना आपके क्वेश्चन में,
उसके क्वेश्चन के कीवर्ड्स उठाते रहिए और अपने आंसर में डालते रहिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि क्वेश्चन का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसको एड्रेस नहीं किया गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे इन्होंने किया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ चिपको मूवमेंट इज दैट इट क्रिएटेड न्यू कॉन्शियसनेस in the country and led to enactment of certain acts like Forest Act 1980, Environment Protection Act, right? तो इस तरह से बेसिकली आप ये लिख सकते हैं। It also led to ecofeminism, rightly said, ecofeminism as women came out in large numbers, क्योंकि एक women led movement थी। It broke the myth that environment is a preserve of the urban middle class, क्योंकि एक रूरल चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, राइट? तो आप चमोली का भी मेंशन कर सकते हैं। And the poor had no stakes in it. Recently people hugged trees, जैसे कि अब इन्होंने कंटिन्यूइंग लेगेसी बता दी कि रिसेंटली यही हुआ, आरए फॉरेस्ट मूवमेंट जो मुंबई में चलाई गई, जो मेट्रो शेड बनने के लिए बेसिकली रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ काटे जाने थे। तो हमने यहाँ पे लेगेसी देखी। द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ चिपको मूवमेंट वाज इट्स पार्टिसिपेटिव, इंक्लूसिव एंड नॉन वायलेंट अप्रोच। आई थिंक बेसिकली इसको थोड़ा सा रीफ्रेज किया जा सकता था। क्या बेसिकली हो सकता था कि चिपको मूवमेंट की पार्टिसिपेटिव, इंक्लूसिव और नॉन वायलेंट अप्रोच हमें रिसेंटली आरए फॉरेस्ट मूवमेंट में भी देखने के लिए मिली, जो मुंबई में हुई। इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मार्कर क्या है? ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑन, आप इसे कंटेम्प्रेरी भी कह सकते हैं क्योंकि जीएसटी को आए हुए काफी साल हो गए। आप इसे करंट भी कह सकते हैं, आप इसे कॉन्स्टिट्यूशनल भी कह सकते हैं। ऑफ कोर्स है तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, क्योंकि जीएसटी अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो इस पे कैसे आंसर लिखना है? तो यहाँ पे आपको कुछ जीएस पेपर्स क्या भाई मिलेगा कि कुछ अगर आपको ना समझ आए तो आप बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं है, स्कॉलर्स नहीं याद आ रहे तो मत लिखिए। जैसा कि हम पिछली 3 वीडियोस में भी देख चुके हैं, उत्कर्ष द्विवेदी सर ने हार्डली इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस में कोई स्कॉलर मेंशन किया था। तो बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स के पीछे मत भागिए। जितना ये सोचेंगे कि स्कॉलर्स याद करने हैं, उनको कोट करना है, 6 स्कॉलर्स लिखने हैं, उतना आप बुरा आंसर लिख के आएंगे और उतना पैनिक करते रहेंगे आंसर राइटिंग को लेके। ओके, अब हम देखते हैं जीएसटी। तो सबसे पहला तो बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड जीएसटी ही है। सो इट्स अ मंत्रा फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और फिस्कल सेंट्रलाइजेशन। ओके, सो कमेंट। तो देखिए यहाँ पे 3 वर्ड्स हमें पता चल रहे हैं, कीवर्ड्स बेसिकली। पहली बात तो हमें जीएसटी पे कुछ लिखना पड़ेगा। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल लिखना है या फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखना है जिससे वो आया है। ठीक है, यू हैव टू डू दैट। आपको जो इंट्रोडक्शन है उसमें ही मेंशन करना है। गवर्नर पे क्वेश्चन आए, प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आए, कौन सा पर्टिकुलर आर्टिकल है वो जो बात करता है गवर्नर की पोस्ट के बारे में, प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में। पार्लियामेंट पे कोई क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट की पोस्ट के पार्लियामेंट के बारे में बेसिकली, कि सीएम के बारे में या फिर लेजिस्लेटिव जो भी प्रोविजन है। तो यू विल हैव टू टच अपॉन द पार्लियामेंट्री प्रोविजन फॉर श्योर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन में। दिस इज इजी ओनली। जीएसटी पे तो आप पढ़ते ही इतना है, पूरे साल जीएसटी चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो पहले जीएसटी पे कुछ लिखना है, फिर एक सब हेडिंग दे सकते हैं कि क्या जीएसटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, उस पर थोड़ा बहुत लिख दीजिए। फिर जब लिख देंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, बिल्कुल है, लेकिन फिर करेंगे बट ये भी हो रहा है, तो एक सब हेडिंग फिस्कल सेंट्रलाइजेशन की बना के उसके नीचे भी अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर एंड जैसे भी आपने कंक्लूड करना है कि टीम इंडिया विजन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं, या कुछ भी जैसा भी आपको सही लगे, यू कैन डू दैट। ओके, लेट्स सी यहाँ क्या लिखा है। GST was brought in 2016 as 101st Constitutional Amendment Act। जैसा कि हमने कहा था, कुछ तो जरूर मेंशन करना पड़ेगा आपको। Okay, it subsumed many taxes at state and central level and was based on the vision of one nation, one tax. A very good introduction. Decent, nice, simple and good introduction. फिर उसके बाद इन्होंने एक सब हेडिंग बनाई है कि क्या जीएसटी एक मंत्रा है फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, जब ऐसे और टाइप्स क्वेश्चन आए ना, यू कैन डू दैट। ओके, बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर को हर वो क्वेश्चन का पार्ट लिख के दे दो ताकि उसको लगे ही ना फुल मार्क्स दे वो आपको, फुल नहीं तो बहुत अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, कि कुछ नहीं बचा क्वेश्चन का जो इस बंदे ने आंसर नहीं किया। सिंस जीएसटी इज अ कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। सिंस जीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी, इट इज सीन टू प्रमोट हार्मोनियस टैक्स रिलेशंस एंड इक्वल स्टेक्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स। ओके,
ऑल्सो सिंस जीएसटी इज अ डेस्टिनी, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे कंजम्पशन हो रही है एक पर्टिकुलर गुड की, एक पर्टिकुलर सर्विस की, वहाँ पे बेसिकली इसका लुफ्त उठाया जाता है। ऑफ कोर्स वहाँ टैक्स कलेक्शन होती है, वहाँ रेवेन्यू कलेक्शन होती है, तो उनका पैसा हो जाता है, वो उस स्टेट का पैसा हो जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट किया करती थी मोर डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड स्टेट्स में, वो कहीं ना कहीं ब्रिज हो रही है। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं मोर डेवलप्ड स्टेट से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा लेस डेवलप्ड स्टेट्स में, लेकिन लेस डेवलप्ड स्टेट्स के पास रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, सो फर्दर प्रमोटिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द जीएसटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो देखिए, अगर आपको जीएसटी के ऊपर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए आए तो जीएसटी काउंसिल आपके दिमाग में आएगा बिल्कुल, राइट। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और जीएसटी पे कोई क्वेश्चन आए तो एक ही पॉइंट दिमाग में आ रहा है, वो है जीएसटी काउंसिल का। तो देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। इन द जीएसटी काउंसिल द सेंटर हैज 1/3 वोटिंग पावर्स व्हाइल द स्टेट्स हैव 2/3 वोटिंग पावर्स। ओके, तो ये भी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। और आप जानते हैं, आप यहाँ पे एक और चीज ऐड कर सकते थे, ऊपर की चीज़ों को थोड़ा कम लिख के बेसिकली आप जीएसटी काउंसिल पे थोड़ा और फोकस कर सकते थे कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो मेजॉरिटी से होती है, 3/4 ऑफ द वोट्स मिलने चाहिए, तो मोर और लेस कंसेंसस बेस्ड वोटिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। लेकिन फिर आप जानते हैं यहाँ पे एक सब हेडिंग बना सकते हैं कि फिजिकल सेंट्रलाइजेशन भी है ना, जीएसटी स्टैंड्स फॉर फिजिकल सेंट्रलाइजेशन, फिर उसमें लिखेंगे बट जीएसटी हैज आल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर फिजिकल सेंट्रलाइजेशन। आप जानते हैं रिसेंटली कोविड ईयर्स में, उसके बाद जो अभी ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी हुई है, हमें काफ़ी जीएसटी रिलेटेड कंसर्न्स देखने के लिए मिले हैं, स्पेशली उन स्टेट से जहाँ पे जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल लेवल पे है, वो रूलिंग पार्टी स्टेट लेवल पे नहीं गवर्न कर रही। तो आप जानते हैं हमारी कंट्री में एक ऐसी थ्योरी भी कहती है पॉलिटिकल साइंस में कि मतलब बेसिकली जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं या स्कॉलर्स हैं, जो करंट थिंकर्स हैं बेसिकली, तो वो ये कहते हैं कि कुछ भी हमारे फेडरलिज्म में दिक्कत नहीं है, पार्टी रिलेशंस में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से फेडरलिज्म रिलेटेड उसको बना दिया जाता है। तो अब वो तो आप देख सकते हैं, कोई भी पार्टी, हम करंट रूलिंग पार्टी की नहीं, जब भी जो रूलिंग पार्टी सेंट्रल लेवल पे है और जो स्टेट लेवल पे है वो डिफरेंट होती है, तो उन दोनों के बीच में दिक्कतें रहती ही हैं। अभी भी जीएसटी रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन स्टेट से उठाए जाते हैं जो जहाँ पे रूलिंग पार्टी वो नहीं है जो सेंट्रल लेवल पे है। तो ये एलिमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही स्कॉलरली आपको बेसिकली एक डायमेंशन देगा आपके आंसर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रीसेंट कंसर्न्स है, आप जानते हैं कि जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो है 5 साल के लिए दिया जा रहा है, लेकिन फिर बीच में कोविड आ गया, वो तो और परेशान हो गए, क्योंकि हेल्थ केयर जो है वो और वाटर और सैनिटेशन ये पूरा स्टेट लिस्ट में आता है। सबसे ज़्यादा खर्चा स्टेट्स का था, लेकिन उन्हें कॉम्पनसेशन सही से नहीं हुई, उनके पास रेवेन्यू इतना नहीं था, तो उनकी ये मांग है कि और एक्सटेंड कर दिया जाए उस पीरियड को। ऑल्सो ड्यू टू राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस, आप जानते हैं देयर वाज अ कंट्रोवर्सी ओवर इंक्लूडिंग पेट्रोलियम इन जीएसटी। सो ये 2-3 पॉइंट्स कुछ लिख के आप कंक्लूड कर सकते हैं। इन recent times GST has been clocking above rupees 1 lakh crores revenue which suggests its success। हाँ, तो ये कुछ एक स्टैट आ गया कि इतनी दिक्कतों के बाद भी, या जो भी, कि जीएसटी कलेक्शन सही से नहीं हो रहा, इतना नहीं हो रहा, पहले से हम लॉस में हैं, फिर भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हर आप देखते हैं कि हमें हर बार न्यूज़ में देखने के लिए मिलता है कि इससे ज़्यादा रेवेन्यू हो रहा है, विच इज़ एक्चुअली अ सक्सेस। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट द। अब देखिए, हमने पहला क्वेश्चन जो डिस्कस किया था वो एक मूवमेंट रिलेटेड क्वेश्चन था, सोशल मूवमेंट रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन हम हिस्ट्री बेस्ड कर रहे हैं। ओके, critically evaluate the role of revolutionaries in the Indian freedom struggle। आप पहले 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करें और सोचें कि इस क्वेश्चन का आंसर का फ्लो क्या होगा। हमें पहले क्या लिखना है, रेवोल्यूशनरीज के बारे में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, सीधा क्रिटिकली इवैल्यूएट करना शुरू कर देना है, कि एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको कुछ भी पॉलिटिकल साइंस में अगर मैटर नहीं पढ़ाया गया, आपके नोट्स में नहीं है, इट्स ओके, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, वहाँ से रिलेटेड जो भी आपको कुछ 3-4 रेवोल्यूशनरीज का नाम याद है, उनकी किताबें याद हैं, उनके जर्नल्स याद हैं, उन्होंने क्या किया, क्या मेथड, कोई बॉम्बिंग इंसिडेंट, कुछ भी याद है वो लिखिए।
एग्जैक्टली वही आंसर लिखना है इसमें। ओके, तो बेसिकली अगर हम फ्लो की बात करें, क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्लो ऑफ द आंसर क्या है, पहले आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखेंगे, क्योंकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे लोगों ने रोल निभाया है अपना, बहुत सारे तरह के मॉडरेट्स ने, रेवोल्यूशनरीज ने, एक्सट्रीमिस्ट ने, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन उनमें से एक है रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, तो आप पहले इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि क्या रोल है रेवोल्यूशनरीज का, कौन थे रेवोल्यूशनरीज, और फिर थोड़ा क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे, कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स। ओके, तो जी हाँ, इन्होंने भी एग्जैक्टली वही किया है। द इंडियन नेशनल मूवमेंट was a series of historic events with the final aim of ending the British rule in India। आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ स्पेशल याद नहीं करना, लेकिन ऐसे आंसर्स लिखने के लिए, ऐसे सिंपल आंसर्स लिखने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत है कि आंसर सिंपल ही लिखने हैं। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ भागेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे भागेंगे, उतना ज्यादा आप फंबल कर जाएंगे अपने मेंस के समय। ओके, इन दिस रिगार्ड द रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज वॉज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इन्होंने यही किया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत सारे हिस्टोरिक इवेंट्स हुए, बहुत लोगों ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, और उसमें एक जो रोल निभाया गया वो रेवोल्यूशनरीज द्वारा था। ओके, द फिलोसफी ऑफ रेवोल्यूशनरीज वॉज बेस्ड ऑन, जी हाँ बिल्कुल लिखेंगे फिलोसफी, पर्पस क्या था रेवोल्यूशनरीज का, क्या तरीका था ऑपरेट करने का। दे वॉन्टेड टू स्ट्राइक टेरर इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द ब्रिटिश, राइट। तो आप जानते हैं हीरो वर्शिप शुरू हुई और कैसे लोन अटैक्स हो रहे थे। ठीक है, दे बिलीव दैट नो सैक्रिफाइस वाज टू ग्रेट फॉर द गुड ऑफ द नेशन, दे रिजेक्टेड द बेनोवलेंट गाइडेंस ऑफ द इंग्लिश। उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था ये हमें सुधारने आए हैं, बारबेरियंस को ठीक करने आए हैं, सिविलाइज्ड बनाने आए हैं। ओके, द रेवोल्यूशनरी लीडर, अब कुछ लीडर्स की बात, औरबिंदो घोष, उनका आर्टिकल आप जानते हैं न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। तो इसमें उन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया, मॉडरेट अप्रोच को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, जो कांग्रेस की थी। उनके जो ब्रदर औरबिंदो घोष एंड हिज ब्रदर बरिंद्र कुमार घोष was involved in Alipur bomb case. Okay, they were involved in the Alipur bomb case and started secret society Yugantar. Okay, वीडी सावरकर had started मित्र मेला। तो वीडी सावरकर का यहाँ पे एक और मेंशन, टू ऑर्गेनाइज रेवोल्यूशनरी यूथ। और भी रेवोल्यूशनरीज के बारे में लिख सकते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और जो एसोसिएशंस हैं। ओके, तो दे असैसिनेटेड सॉन्डर्स, तो ये मेंशन किया इन्होंने। इवेंट्स जितने भी आपके दिमाग में आए ना, उससे रिलेटेड आप लिखिए ऑन द स्पॉट, जो भी आपके दिमाग में आए। दे ऑल्सो थ्रू बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली। ओके, However, the violent approach of revolutionaries, अब हमें critically evaluate करना था, तो of course इन्होंने बोल दिया कि benevolent guidance तो बकवास चीज़ है, तो हमने लिख दी। ये अच्छी बात थी कि उन्होंने ये चीज़ सबके सामने लाई, और भी चीज़ें लिखी, लेकिन अब कुछ क्रिटिसाइज भी करना है ना। तो जो वायलेंट अप्रोच इनके द्वारा अपनाई गई थी रेवोल्यूशनरीज द्वारा, वो क्रिटिसाइज की गई थी मॉडरेट्स द्वारा, और भी बहुत सारे लोगों द्वारा। देखिए, गांधीयन फिलोसफी, क्योंकि देखिए जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो लोन इवेंट्स थे, एक बंदा किसी को गोली मार रहा है, एक बंदा कुछ और हीरो की तरह मर रहा है अपने देश के लिए, लेकिन आम आदमी जो मास है वो नहीं कर सकता था, उनमें कैपेसिटी नहीं थी, वो एक बहुत ही नॉर्मल इंसान थे। उनके लिए सिर्फ एक ही अप्रोच फिट बैठती थी, वो थी गांधीयन अप्रोच, यानी कि नॉन वायलेंट अप्रोच। ओके, तो ये चीज, ऑल्सो द रेवोल्यूशनरीज फेल्ड टू ऑर्गेनाइज एनी मास मूवमेंट, हाउएवर लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स आपको एंड उनके अच्छाई से ही करना है कि उन्होंने क्या किया, दे रिवाइव्ड द लॉस्ट मैनहुड ऑफ इंडियंस, विच इज एज सेड बाय बिपिन चंद्र। अब हम एक 20 मार्कर देखेंगे। ओके, नाउ दिस इज अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन। तो आप अब तो जानते ही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल जो मेन है वो आपको याद करने हैं, और एज इट इज कोट करके आना है, इनफैक्ट इंट्रोडक्शन में वही होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, गवर्नर as an appointee of the center becomes a potent weapon in center's armory and often fail to fulfill its designated role as the first citizen of the state over which he reigns but does not rule. Comment. अब इसमें देखिए क्या कीवर्ड्स हैं। पहली बात तो गवर्नर एक कीवर्ड है, ठीक है। तो गवर्नर क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या बढ़िया पोस्ट है, संविधान क्या कहता है, ये लिखिए इंट्रोडक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है।
तो वो कुछ चीजें मेंशन कीजिए। लेकिन हो क्या रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं बल्कि एक पोटेंट वेपन बनता जा रहा है रूलिंग पार्टी जो सेंट्रल लेवल पे है उनके हाथों में। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रीसेंट, जो स्पैट हम देखते हैं, जो मैं भी आपको बता रही थी, फेडरलिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो ये एक जो स्कॉलरली डायमेंशन है ज़रूर ऐड कीजिए, दैट फेडरलिज्म इज नॉट अंडर डेंजर, बट जो पार्टी पार्टी रिलेशन है, इक्वेशन है, वो बेसिकली दिक्कतें क्रिएट करती हैं। सो राइट अबाउट इट, यू कैन राइट अबाउट महाराष्ट्र शिवसेना वर्सेस शिवसेना केस, एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट राजस्थान, बहुत नाबम रेबिया केस है ना, ये सारी जो चीज़ें लिखिए, कुछ कुछ सुप्रीम कोर्ट के केस लिखिए। और फिर उसके बाद क्या उनका रोल था एज अ सिटीजन, एज अ फर्स्ट सिटीजन, उनको क्या करना था स्टेट के फर्स्ट सिटीजन के रूप में, उन्हें बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी मेंटेन करनी थी। तो ये कुछ कुछ लिख के फिर एंड में तो पॉजिटिव ही लिखना है ना, क्योंकि यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, राइट, नॉट एवरीथिंग इज गोइंग बैड इन द कंट्री। सो दिस इज हाउ द आंसर हैज टू बी। Article 153 of the Constitution envisages the office of governor. Okay, he acts as the link between the center and the state. अकॉर्डिंग टू सरकारिया कमीशन, जी हाँ, गवर्नर के केस में बहुत सारे कमीशन मेंशन कीजिए, आई डोंट नो इन्होंने की है कि नहीं, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। सरकारिया कमीशन के बारे में लिखिए, पुंची कमीशन के बारे में लिखिए, सेकंड एआरसी, फर्स्ट एआरसी, राजमन्नर कमेटी के बारे में लिखिए। तो ये कुछ कुछ जो कमीशन कमिटीज़ हैं, आप ज़रूर इनको मैंशन कीजिए। So according to Sarkaria Commission, governor is the linchpin of cooperative federalism in India. Okay, very good introduction. He designated, okay, his designated role as the, तो वही जैसा कि मैंने आपको क्या कहा कि यहीं से उठा लो आप, ठीक है। कीवर्ड्स जो है ना, अपने आंसर में हमेशा कुछ वर्ड्स वो रखो जो क्वेश्चन में लिखे हैं और उसको एड्रेस करो, ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जो इसने एड्रेस नहीं किया। ओके, So his designated role as the first citizen of the state is to ensure that there is no breakdown of the constitutional machinery and ensure harmonious federal relations between the center and the state. Basically cooperative federalism maintain करना होता है इनको। लेकिन recent times में the office of the governor has been, वही again इन्होंने I think, हाँ, again इन्होंने question के keywords उठाए और बिल्कुल आंसर में लिख दिए, copy paste, ठीक है। However, in recent times, the office of the governor has been criticized for becoming a potent tool in the hands of the center. According to Soli Sorabji, in his book Governor, Sage or Saboteur, the misuse and frequent use of discretionary powers under Article 163 of the Constitution has converted India's federalism from cooperative to bargaining federalism. ओके, वेरियस एग्जाम्पल्स, अब कुछ एग्जाम्पल्स तो लिखने ही पड़ेंगे। जो राजस्थान गवर्नर, ही डिडंट कॉल सेशन ऑफ द हाउस इवन आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इन नेबम राबिया केस 2016 सुप्रीम कोर्ट का ये केस तो आपको जरूर लिखना है। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट गवर्नर stay away from, okay, governor must stay away from internal politics and calling or not calling a session is not his discretion. Yes, आप प्लीज शिवसेना वर्सेस शिवसेना केस के बारे में लिखिए, ठीक है, कि न्यूट्रल मैनर में एक गवर्नर को अपने और स्पीकर पे कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूर शिवसेना वर्सेस शिवसेना लिखिए। पंजाब के जो गवर्नर है और जो पंजाब गवर्नमेंट है उनके बीच में जो दिक्कतें हुई, जब जगदीप धनखड़ जी जब वाइस प्रेसिडेंट से पहले वेस्ट बंगाल में हुआ करते थे एज गवर्नर, तो ममता बनर्जी गवर्नमेंट और उनके बीच में जो स्पैट चल रहा था वो मेंशन कीजिए। कैसे जो आप जानते हैं केरला के गवर्नर है, रीसेंट आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ, ये तो थोड़ा पुराना हो गया ना, तो आप केरला गवर्नर जो हैं मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके बीच में और जो सीपीआई सरकार है उनके बीच में बहुत दिक्कतें हैं। आई थिंक सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो यही है कि कैसे ओपनली उन्होंने कहा कि मैं अपना प्लेजर रिमूव कर लूँगा आपकी गवर्नमेंट से, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जो मिनिस्टर्स हैं दे वर्क अंडर द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, राइट। तो ये चीज़ें कभी नहीं कही गई थी, ये सब कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो राइट अबाउट ऑल दीज एग्जाम्पल्स। इन SR Bommai case, now again some Supreme Court case. In SR Bommai case 1994, Supreme Court had ruled that majority of the government can only be tested on the floor of the house. गवर्नर की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, अगर उसके पास मेजॉरिटी है तो वो सरकार बनाएगी। फिर मणिपुर, गोवा और ये सब एग्जाम्पल्स लिखे हैं। Now Paul Brass says this happens because the office of governor
was not created in the backdrop of hope. तो हो क्यों रहा है बेसिकली? अगर वो आर्मरी बन रही है, आर्मरी में पोटेंट टूल बन रहा है सेंटर के, तो ऐसा क्यों? तो पॉल ब्रास कहते हैं ये इसलिए है क्योंकि जो गवर्नर का ऑफिस जब इसे सोचा गया था, बनाया गया था संविधान में, तो इट वॉज नॉट क्रिएटेड इन द बैकड्रॉप ऑफ होप बट इन फियर, राइट? वो समय बहुत ही बुरा समय था, हर कोई एक नई स्टेट बना सकता था, हर कोई एक नई कंट्री बना सकता था, सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स का काफी डर था, कंट्री का बाल्कनाइजेशन होने का काफी डर था, ठीक है? तो इसीलिए गवर्नर को थोड़ा टफ हैंड दिया गया था ताकि सेंटर उसे बचा सके, सेंटर कंट्री को एक रख सके, ठीक है? एंड द गवर्नर एक्ट्स एज द आईज एंड ईयर्स ऑफ द सेंटर। इसलिए फर्स्ट एआरसी रेकमेंड करती है कि कंसल्टेशन हो सीएम के साथ। अगर हम एक गवर्नर भेज रहे हैं एक स्टेट में, तो पहले पूछ लेना चाहिए सीएम कंपैटिबल है गवर्नर के साथ कि नहीं। तो एक रिकमेंडेशन थी, वाइल पुंची कमीशन रेकमेंडेड ओनली impartial and men of integrity to occupy the office of governor for better federal relations. Yeah, so you write about these. अब हम एक 15 मार्कर भी देख लेते हैं। Okay, what are the constitutional provisions related to freedom of कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया? यहाँ तो मतलब वर्बैटिम डायरेक्टली ही पूछ लिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड। तो ऑफ कोर्स आपको आर्टिकल 19 के बारे में, आर्टिकल 21 के बारे में, क्योंकि राइट टू लाइफ से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी आता है, ये सब कुछ लिखेंगे आप, ठीक है? और आर्टिकल 14 भी आता है क्योंकि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये नहीं है द माइट विल हैव द माइट इज राइट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? Analyze some recent controversies related to the status of freedom of speech and expression. Sedition के बारे में लिखिए यार, बहुत कुछ है जो freedom of speech and expression से related हो रहा है, Pegasus issue आया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? So write about them. और सबसे important यहाँ पे I think it is a very good introduction. इन्होंने क्या किया, 1B में 1A को include किया, पेपर 1B में पेपर 1A को include किया। कैसे? freedom of speech and expression के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में JS मिल का नाम आ जाना चाहिए, तो वही इन्होंने शुरू किया। आई थिंक इट इज अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू JS Mill, the freedom of speech and expression is one of the most important rights in a liberal state. This is because it leads to deliberation and discussion and further strengthens democracy. In fact, अगर आपको याद हो, वैसे तो ये भी बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, JS Mill ने आई थिंक एक कोट दिया था कि पैदा होने के बाद इंसान के कपड़े और खाना और इन चीज़ों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। यही एक चीज़ है जो हमें और एनिमल्स को डिस्टिंग्विश करती है। देखिए आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है क्या नहीं, वो इस जगह हम इतना नहीं सोच रहे, या मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में, लेकिन JS Mill ने ये कहा था कि दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम एनिमल्स, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो ये आप कोट लिख सकते हैं, ठीक है? अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जब पूछे गए, जैसे कि मैंने आपको कहा, देखिए इनके कीवर्ड्स है ना, ये क्या करते हैं, कीवर्ड्स को ही बेसिकली क्या करते हैं, क्वेश्चन के उठा के अपने आंसर में डालते हैं, और इससे हमें ऐसा फील होता है कि प्रॉपरली जो क्वेश्चन में पूछा गया एक एक चीज को आंसर किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A, freedom of speech and expression with certain limitations, right to information act was provided under this article. article 2, जैसे कि मैंने कहा था, article 21 से ही हमें बेसिकली right to life का मतलब क्या है कि आप खुल के जिए, खुल के बोलें, खुद को एक्सप्रेस करें, जो खुद के बारे में फील करते हैं, खुद को क्या मानते हैं, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस दैट। आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, आर्टिकल ये सब कुछ यही बताता है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो भी तो वहीं से आता है, रिलीजन को एक्सप्रेस करना, है ना, कि मैं इसमें मानता हूँ, प्रोपगेट करना, प्रोफेस करना, रिचुअल्स अपने बनाना, ठीक है? आर्टिकल 29, 30 टू एस्टैब्लिश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, यस, ओके। जैसे कि मैंने आपको कहा था, चाहे एक भी इंसान हो लेकिन उसे हक है कि वो अपने रिलीजन को माने, एस्टैब्लिश करे उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, या अपनी लैंग्वेज को प्रोपगेट करे या प्रिजर्व करे। रीसेंट कॉन्ट्रोवर्सीज रिलेटिव, अब बेसिकली क्या था, जो क्वेश्चन का एक पार्ट ये भी था कि रीसेंट कॉन्ट्रोवर्सीज क्या है, राइट? अब ये इन्होंने क्या किया, इस कीवर्ड को उठा के यहाँ ले आए, तो हमें बस एग्जैक्टली ये आंसर पढ़ते ही समझ आ गया कि एक बहुत अच्छा आंसर है। रीसेंट कॉन्ट्रोवर्सीज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर यूज ऑफ यूआपा, राइट,
रिसेंटली सम पीपल, जो जर्नलिस्ट वगैरह का इशू चल रहा है कि उनके खिलाफ युआपा लगाना, या बहुत सारे ऐसे फैक्ट चेकर्स, और ये कुछ कुछ आप लिख सकते हैं. यूज ऑफ सेक्शन 258A सेडिशन, ओके, चार्ज फॉर 124A के बारे में लिखिए, IPC, CNRC, ठीक है, ये सब कुछ लिखा है. सेक्शन 66A ऑफ द IT, इनफैक्ट सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो अभी रिसेंटली IT गाइडलाइंस और रूल्स आए हैं, जिसमें आई थिंक दिस, जो इन्होंने बोला है कि हम एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाएंगे केंद्रीय सरकार की, तो उसमें केंद्रीय सरकार से रिलेटेड कोई भी फेक न्यूज़ फैल रही होगी तो हम उसे टेक डाउन कर देंगे, और जो टेक डाउन नहीं करेगा उसको रैमिफिकेशंस झेलने पड़ेंगे, जिसे हम सेंसरशिप. बहुत सारे आप न्यूज़पेपर्स में आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे रिसेंटली कि बहुत सारे लोग लिख रहे थे ये सेंसरशिप है, दिस इज़ नॉट गुड, सरकार के खिलाफ तो कुछ भी लिखा जाएगा, उनको पसंद नहीं आएगा वो तो कुछ भी हटा सकते हैं. तो ये एग्जाम्पल्स लिखिए. ओके, श्रेया सिंगल केस का मेंशन किया है इन्होंने, रीसेंट IT रूल्स को मेंशन किया है. अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इन पेगासस के बारे में लिखिए, जैसा कि मैंने बताया था. सुप्रीम कोर्ट इन केदारनाथ केस, द यूज ऑफ सेडिशन मस्ट बी लिमिटेड एंड द लॉ. देखिए सब क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहोल्ड की थी केदारनाथ केस में 1960s में, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडिटी अपहोल्ड करते हुए कुछ और भी कहा था कि इसको रेयरली और प्रॉपरली यूज करना चाहिए, और उसको डिफाइन कीजिए, कुछ अगर वेग है तो वो तो नहीं कोई बोलता. ठीक है, तो इस तरह से आंसर्स लिखिए. ऑल्सो फ्रीडम ऑफ स्पीच हेल्प्स पीपल टू रिक्लेम पब्लिक स्फीयर एंड रिफॉर्म कम्युनिकेटिव एक्शन, जो हाना एरेंट ने कहा. सो गुड, जो पहला इंट्रोडक्शन था वो भी एक स्कॉलर से, और जो या थिंकर से, और जो कंक्लूजन था वो भी. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू एक्चुअली बेनिफिटेड फ्रॉम इट.